अंता का विधानसभा का उपचुनाव महामुकाबले में बदल चुका है। नरेश मीणा वाला एंगल दंगल को रोचक बना रहा है। नरेश मीणा ने दंडवत प्रणाम कर ऐलान संग्राम कर दिया है। इधर कांग्रेस ने नामांकन रैली कर न केवल शक्ति प्रदर्शन किया, बीजेपी पर वार भी किए, लेकिन लगता है तीसरे की एंट्री को हल्के में ले रहे हैं। इधर बीजेपी की कश्मकश जारी है, जबकि वादों और इरादों की नाव पर सवार प्रदेश सरकार को तो कॉन्फिडेंस में होना चाहिए था। अब सवाल है कि क्या नरेश मीणा भावातिरेक में है, क्या कांग्रेस पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है और क्या बीजेपी अंडर प्रेशर है। सवाल यह भी कि क्या सारी सरगर्मियां ये इशारा नहीं कर रही कि रण में अंडर करंट है और वो भी जबरदस्त। आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और मेरे साथ बीजेपी की ओर से नरेंद्र कटारा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की ओर से भारती कुमावत जी मेरे साथ हैं, शोएब खान नरेश मीणा के समर्थक हैं और जितेंद्र यादव राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। नरेंद्र भाई, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। मतलब कहाँ इतनी देरी, मतलब दो लालों में से एक ही को तो चुनना है जिसको आप कहोगे कि ये कमाल कर दे, लेकिन फिर भी उस लाल को हरा सिग्नल नहीं मिल रहा। देखो, पिछले 11 वर्षों में स्वप्निल जी इस देश में एक राजनीतिक परिवर्तन आया है। क्षेत्रवाद की राजनीति होती थी, जातिवाद की राजनीति होती थी, भाषावाद की राजनीति होती थी, ऊंच नीच की राजनीति होती थी। देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नए युग का प्रारंभ किया, वो है विकास की राजनीति। और आज पूरा देश लगातार विकास के नाम पे उनको चुन रहा है। राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार ने लगातार वही काम किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन से उन्होंने शपथ ग्रहण की, वो लगातार विकास पे लग रहे हैं और इस विकास का ही परिणाम है कि हम लगातार जीत रहे हैं। आप कह रहे हैं देरी क्यों? एक्चुअली क्या होता है, जब अच्छा करना होता है ना तो विचार करना होता है, और जब इतना बड़ा परिवार है तो वहाँ प्रतियोगिता भी बढ़ी है। और हम चाहते हैं जनता के बीच अच्छे से अच्छा सेवक जाए, क्योंकि एक एमएलए केवल मात्र जीत के और सरकार बनाने के लिए नहीं बनता। एक एमएलए उस क्षेत्र के उस गरीब माँ, युवा, वहाँ के अन्नदाता, किसान सबकी आस होता है। अंता में तो 2 बार जीते हैं। अच्छे से अच्छा जन सेवक वहाँ पे भेजेंगे, अंता में तो 2 बार जीते हैं, जनता की सेवा करें। अंता में तो 2 बार जीते हैं आप, आपको तो कॉन्फिडेंस में होना चाहिए। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए बिहार में कल मैथिली ने बीजेपी ज्वाइन की, आज उनको टिकट दे दिया, क्या यूं तड़ से फैसला लिया? स्वप्निल जी, यहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है? समझो, जब किसी के इकलौता बेटा होता है तो उसके पास ऑप्शन नहीं होता कि ये अच्छा कि वो अच्छा, कि ये ज्यादा अच्छा कि वो ज्यादा अच्छा। कांग्रेस के पास ले दे के वो पैसे वाला ही था, जिसके बारे में आपको पता है, चलता है। हाँ। कि भैया रे भैया खूब खाया, एक तो पूरा गांव ही खाया। और हमने नहीं कहा, इनके खुद मंत्री ने कहा। ऐसे के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। नहीं, कौन आदमी ऐसे को देना चाहेगा जिसपे केस दर्ज हो, पर उनको सजा नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से उनको सजा नहीं हुई, उस व्यक्ति को कोई आपने एक ऐसे नहीं, कटारा जी, आपने पिछले चुनाव में एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिस पर आरोप थे और कोर्ट से दोष सिद्ध होने के बाद सजा का भी ऐलान हो गया। भाया के साथ ये नहीं हुआ है, तो आप इस क्राइटेरिया में तो तौल नहीं सकते। भाया के साथ आप देखो ना, इनके खुद मंत्री जिनके अभी 12 दिन शांत भी नहीं हुए, कांग्रेस के मंत्री ने ही कहा। और इनकी पिछली सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गोड़ा लगातार कह रहे हैं कि भाया रे भाया कितना खाया, पूरा गांव ही खाया। उस व्यक्ति को ये टिकट दे रहे हैं क्योंकि वह ऑप्शन नहीं, वो व्यक्ति खुद अपने आप निर्णय लेता है, वो स्वयंभू प्रत्याशी है। और हम जनता का प्रत्याशी चुनेंगे, हमारे सारे लोग मिलकर एक जनसेवक चुनेंगे और जल्दी ही हम आपके बीच भेजेंगे। ठीक है, देखते हैं। भारती कुमावत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आज आपकी एक महारैली होती है और उसमें आपने बीजेपी में क्या सारी खामियां ये तो बता दी, लेकिन अपनी खूबियां गिनाना आप सब लोग भूल गए। दूसरा, नरेश मीणा को लेकर कि वो तो अभी नए हैं, आपने उनको हल्के में ले लिया। 2 गलतियां जो आज कांग्रेस ने की मेरे हिसाब से। मैं इसे गलती तो नहीं कहना चाहूंगी। देखिए, सरकार की खूबियां सरकार के काम से सिद्ध होती हैं। हम जिस सरकार की अभी महोदय बात कर रहे थे, उस सरकार के कुशासन से पूरा राजस्थान त्राहिमाम है। हमारी सरकार तो नजर ही नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री जी या इनकी सरकार कहीं नजर ही नहीं आ रही है। न तो विद्यालयों में नजर आ रही है, न अस्पतालों में नजर आ रही है, न महिलाओं के उत्पीड़न और अत्याचारों को सुनने में नजर आ रही है। राजस्थान हादसों का प्रदेश बन गया है। कहीं सरकार एक्शन ले रही हो तो ये लोग हमें बताएं कि नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की इनएक्टिवनेस की वजह से कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस की खुद की कोई खूबी नहीं है। कैंडिडेट
मैदान में उतारकर बीजेपी पे बढ़त बना ली है, तो ये इसी को ब्लेम में कन्वर्ट करे दे रहे हैं कि इनके पास तो ले देकर एक पैसा वाला है। फिर दो बातें, पैसे वालों की पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस को क्यों बदनाम? भारती जी सुनिए ना, भारती जी सुनिए ना, भारती जी 2 मिनट सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं 2 बातें यहाँ पर कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि आप अपनी खूबियां क्यों नहीं गिनाना चाहते? आप अपनी खूबियां क्यों नहीं गिनाना चाहते? प्रत्याशी अंता विधानसभा उपचुनाव के भारती लिए जी, कौन तय भारती जी 2 मिनट, 2 मिनट। राजे जी तय करेंगी, नहीं, मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, संगठन तय करेगा, या फिर केंद्र से? नहीं, भारती जी अब सुनिए, आपको एक सवाल तो लेना होगा प्लीज। आपको थोड़ा सा मैं बीच में रोक रहा हूं। देखिए 2 बातें हैं यहाँ पर। पहली बात तो यह है कि आप अपनी खूबियां क्यों नहीं गिना रहे थे आज मंच पर नामांकन रैली में, जब शक्ति प्रदर्शन किया और सारे चेहरों को एक साथ खड़ा किया। सवाल नंबर 2 ये कि जब कांग्रेस के पास पैसा नहीं है और एक व्यक्ति जो कर्ज में डूबा हुआ है, उस पर कर्जा बढ़ गया है, उसने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में लिखा है कि मुझ पर कर्जा बढ़ गया। उसने कुछ दिनों पहले कांग्रेस को 1 करोड़ दान किए थे आपके उस प्रोसीजर में जिसमें पार्टी को पैसा चाहिए था। तो कर्जा बढ़ गया, वो कर्जा ले लेकर 1 करोड़ पार्टी को देने की स्थिति में है, तो वो पैसा वाला होने के आरोप तो लगेंगे। प्रत्याशी को अपनी पूरी रिपोर्ट, पूरी आमदनी, आय व्यय का पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। ठीक है, उन्होंने जो कहा, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए केवल धन बल की ही जरूरत हो ऐसा मैं नहीं समझती। जनता के बीच आपने एक टांग पे खड़े रहकर 20 साल जनता की सेवा करिए, जनता उसे देखती है, न कि वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको देखती है। वहाँ 2 साल में भजन लाल जी की सरकार ने कितना काम किया है और कितना नहीं किया। गरीबों को पेंशन नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं है, तो ऐसे हालात। ठीक है भारती जी, मैं आऊंगा आपके पास, आगे आता हूं। शोएब खान जी को भी अब मैं चर्चा में शामिल करना चाहता हूं। शोएब भाई, मैं ये कह रहा हूं, अंता की जनता मतलब क्या देखेगी नरेश मीणा में? अगर उनको पिछले बार वाली घटना याद होगी तो वो देख लेगी। वो ये देख लेगी कि नरेश मीणा को तो जो खाली सीट मिलती है वहां कूद जाते हैं। तो अंता में ही कब तक रुकेंगे किसको पता। देखिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आपने हमें जोड़ा। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस और बीजेपी ने राजस्थान की जनता की फुटबॉल बना रखी है। जब कांग्रेस की हुकूमत थी तब भी बहुत लोगों पे अत्याचार, जुल्म हुए। उस वक्त में हम लोग लगातार लोगों के हक के लिए लड़ते रहे, और अभी पर्ची से बनी है फर्जी सरकार, और इस वक्त में भी लगातार लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, मगर कांग्रेस नरेश मीणा फिर कांग्रेस से क्यों नहीं, फिर नरेश मीणा कांग्रेस से टिकट क्यों मांग रहे थे? जिसका नाम है नरेश मीणा। नहीं तो नरेश मीणा कांग्रेस से टिकट क्यों मांग रहे थे? देखिए, ऐसा है कि हम जी हम ये देखना चाह रहे थे कि कांग्रेस एससी या दलितों के साथ है। तो हमें मालूम चला कि ये आवाज उठाने वालों के कतई नहीं है। अभी विनोद जाखड़ जो कांग्रेस का एनएसए का लीडर है, वो कांग्रेस के लिए लड़ते हुए गिरफ्तार होता है, मगर ये कांग्रेस उसके लिए सड़कों पे नहीं आई। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस जो है बीजेपी की ही मां है। और नहीं तो नरेश मीणा क्यों बेहतर है? मेरा सवाल तो शोएब भाई ये था ना कि नरेश मीणा क्यों बेहतर है? जैसे नहीं 2 मिनट भारती जी, 2 मिनट रुक जाइए। नहीं भारती जी प्लीज 2 मिनट रुक जाइए। भारती जी आप रुक जाइए, मैं इस तरीके से डिबेट्स नहीं करता हूं प्लीज। शोएब भाई मैं आपसे ये बोल रहा हूं, नरेश मीणा क्यों बेहतर है? वो प्रशासनिक या वर्दी पहने आदमी पर हाथ छोड़ सकते हैं, वो जहां सीट खाली हो वहां कूद कर जा सकते हैं कि मैं तो यहीं से खड़ा होऊंगा। वो एक इलाके के लिए लड़ना जानते ही नहीं। देखिए, ऐसा है, एक इलाके की डील नहीं है, हम पूरे राजस्थान के लिए लड़ते हैं। अच्छा। और हमारा मकसद भी यही है कि जहां पे भी किसी के ऊपर राजस्थान के अंदर हम उनके लिए यलगार करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं। लिहाजा आप पीछे कि नरेश मीणा छबड़ा से लड़े इनमें या उनियारे से लड़े या अब अंता में लड़ रहे हैं, हम मैसेज देना चाहते हैं सर 197 सीटें अभी भी बची हैं। दिल्ली की गुलामी नहीं चलेगी, क्योंकि दिल्ली से राजस्थान के दिल्ली से राजस्थान के लोगों के टिकट मिलते हैं, यानी कि हमारे जो बीजेपी और कांग्रेस वाले हैं दिल्ली की गुलामी करते हैं। हम राजस्थान को दिल्ली की गुलामी से बचाना चाहते हैं, लिहाजा नरेश मीणा अंता से लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है। ठीक है जितेंद्र भाई इतना तो साफ है, अंडर करंट है।
अंडर करंट है, जबरदस्त है, और सबके कदमों में वो अंडर करंट का रीजन भी नजर आता है। बिल्कुल। देखो स्वप्निल, हालांकि मेरे लिए आपने कोई स्पष्ट सवाल तो नहीं छोड़ा, तो मैं ये समझता हूँ कि आप पहले मेरे नजरिया देखना चाह रहे हैं कि इस पर मैं क्या सोचता हूँ। देखो, अब यहाँ तीनों बंधु जो चारों ने जो बात की है ना, तीनों ने, उनकी बात पर आता हूँ। सबसे पहले बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की बात की। वो कहते हैं जाति की राजनीति अब नहीं करते या विकास की करते हैं, तो जाहिर सी बात है इनके पास विकास का कोई बहुत बड़ा खुलजा समसिम भी होगा वहां के लिए, है ना, मुद्दा भी होगा। दूसरी बात आती है कि उन्होंने कहा कैंडिडेट तो जैसे अनाउंस करने के संबंध में कि भैया परिवार बड़ा है, प्रतियोगिता बड़ी है, तो ये प्रतियोगिता शब्द ने मुझे संशय में डाल दिया। इसका मतलब खींचतान माने प्रतियोगिता को या क्या माने? तीसरा है कि जनता का प्रत्याशी चुनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अभी मतलब ये जो स्थिति है ना जो बीजेपी की है, ये मुझे पिछले 2, 3, 4, 5 दिन से जब मैं नरेश जी का बयान देखता हूँ ना, तो उनमें भी नजर आती है। वो कभी इतने इनसिक्योर होके बयान देते नजर आते हैं, कभी बीजेपी को गरियाते हैं, कभी कांग्रेस को धमकी देते हैं, और कभी कभी उनके बयानों को डिकोड जब करता हूं तो उनसे ये लगता है कि उन्हें अपनी हार का अंदेशा कहीं खुद तो नहीं हो रहा है ना। तो ये जो स्थिति, आप कांग्रेसी कैंडिडेट की बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ कहते हैं कि भाई कैंडिडेट उतारना ही हमारी बढ़त है। अच्छी बात है, अपने आप को किसी ना किसी स्थिति में भाई पॉजिटिव वो तो देना पड़ता है, पर विकल्प क्या है? देखिए, नरेश जी पर आता हूं मैं फाइनली। क्या एक पहले से मौजूद व्यक्ति के विरुद्ध एक सेंटिमेंट बना पाए जिसको भुना लेंगे, या फिर क्या आप विकल्प दे पाए जिसका इतना तगड़ा आकर्षण होगा कि जनता आपको हाथों हाथ देगी? मुझे तो बड़ा संशय नजर आ रहा है। नहीं, लेकिन वोट तो कटेगा, और ऐसे में कांग्रेस का नरेश मीणा को हल्का ले लेना कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। डेफिनेटली मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि यहाँ अगर सर्वाधिक नुकसान किसी को होगा ना, मुझे मेरा अनुमान कहता है, ये राय मेरी अपनी है, देखिए किसी से कोई पूर्वाग्रह नहीं, आप मेरे परिचित हैं मेरे व्यक्तित्व से, बिल्कुल, हाँ, कि मैं बस सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ कांग्रेस को होगा, मेरा अनुमान कहता है। और उसका रीजन भी है क्योंकि कांग्रेस अगर कोई सबसे बड़ा दाव खेल रही है ना, मुझे लगता नहीं कि भाया जी का इतना बड़ा किसी तरह का कोई जादू नहीं, कुछ भी नहीं, तो भी वो इतनी हिम्मत करके कर रहे हैं, तो वो मुझे लगता है सैनी वोटर्स की जो संख्या है उस पर बहुत बड़ा दाव खेलने के उसमें है। और कहीं ना कहीं उन्हें अंदर की रिपोर्टिंग ये भी लग सकती है कि भाई जो अग्रेशन है नरेश जी की राजनीति में, नरेश जी की राजनीति में जो अग्रेशन है, देखिए कुछ साइलेंट वोटर होते हैं जिनको साइलेंट किलर कह सकते हो आप। जरूरी नहीं कि भीड़ में जो दिखता है ना वही विजेता की घोषणा कर रहा हो, ठीक है, उसके अलावा जो चुप बैठे हैं ना घर में, वो बड़े घातक है। क्या पता वो अग्रेशन को पसंद ना करें। ठीक है, दो बातें जितेंद्र भाई यहाँ पर, दो बातें हैं जो मुझे लगता है नरेंद्र भाई आपको क्लियर करनी चाहिए। एक तो ये बार बार ना ये आ रहा है कि वसुंधरा राजे, फिर मतलब मदन राठौड़ पीसी कर ये बोलते हैं कि साहब वसुंधरा राजे जो बोलेंगी भजन लाल करेंगे। क्यों करेंगे? भजन लाल सीएम है। फिर वो सही बोलते हैं कि भजन लाल जो बोलेंगे वो वसुंधरा करेंगी। ये करेक्ट ऑर्डर है? ये कौन सी हायरार्की चल रही है जो इस तरह के सेंटेंसेस आप दे रहे हैं? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या वो दौर चला गया जब बीजेपी ये कहती थी सुनो हम किसी को भी खड़ा कर दें, आप तो ये समझो आप जो वोट डाल रहे हो वो मोदी को जा रहा है, तो अब क्या लोग हर कैंडिडेट में मोदी देखना बंद कर चुके हैं जो आप डर रहे हैं? स्वप्निल जी, आपने जो पूछा उसका जवाब भी आपने दिया कि हमारे यहाँ पे एक परिवार है और एक कमेटी बनी हुई है जो मिल बैठ के बात करती है और एक कमल का फूल दे देती है। वो कार्यकर्ता हो, वहां का सेवक हो, सेवा करने वाला, और जो कमल का फूल लेके जाता है ना उसके लिए हमारे पूरा संगठन काम करता है। आप देखेंगे तमाम, आप वीडियो निकाल के देख लीजिए, मोदी जी एक ही बात कहते हैं कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। और आपको मैं बता देता हूं कि सारे मंडलों में, सारे बूथों पे हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, हमारी कमेटियां बन चुकी हैं, लगातार एक एक वोटर से मिलने का काम शुरू हो गया है। जो भी कमल का फूल लेके जाएगा वहां पे पहुंचेगा, जो भी प्रत्याशी कमल फूल लेके जाएगा वो जीत जाएगा। आपको पता था शादी होने वाली, आपको पता था शादी होने वाली है, आपको पता था शादी होनी है, दूल्हा तो पहले ही परिवार में तैयार होना चाहिए। आप बोल रहे हैं नहीं साहब हमारे पास दूल्हा नहीं है, अब हम दूल्हा ढूंढना चालू करते। कहां है? 21 तारीख लास्ट है, सामूहिक विवाह सम्मेलन थोड़ी ना है। किसी ने शादी की तारीख 21 रखी और आप 16 तारीख को दूल्हा ले जाके बैठा दोगे घर पे? भाई समय है, सरकार ने वो दूल्हा अपनी तैयारियां तो करेगा, दूल्हा नहीं हमारा सेवक जाएगा साहब। और आप अब बात कह रहे थे आप, भाई उसको वो कहेगा ये परिवार है। वसुंधरा राजे जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और मुख्यमंत्री रही राजस्थान की, वरिष्ठ नेता है। मदन लाल राठौड़ जी ने उनके अंडर में काम किया है। प्रभुलाल सैनी से क्यों नहीं मिलना चाहती थी, अंततः आज जाकर मिली। अंडर में काम किया है। प्रभुलाल सैनी से क्यों नहीं मिल रही थी, आज जाकर अंततः मिली है। किसने कहा नहीं मिल रही थी?
अरे कहाँ मिल रही सब थी? कार्यकर्ता सब वो जानते हैं। कहाँ पहले प्रवास पे थी, प्रभुलाल जी कहीं और थे, जब वो जयपुर आई प्रभुलाल जी मिल लिए। हमारे परिवार में सब मिलते हैं। आप लोग कयास लगाते हैं कोई नहीं मिल रहा, सब मिलते हैं। आज नामांकन रैली में आपके मजे लिए कांग्रेस ने, सुनिए कैसे लिए। उन्होंने कहा कोटा में रावण नहीं जला, दिल्ली में नायक का तीर रावण तक नहीं पहुंचा। ये क्या इशारे थे? एक्चुअली ये कैंपिंग के ही तो इशारे थे, गुटबाजी के ही तो इशारे थे। स्वप्निल जी, क्योंकि अब कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, वो किसान की बात नहीं करती क्योंकि किसानों का यहाँ पे सब भरा चल रहा है। युवाओं की बात नहीं करती क्योंकि सरकारी रोजगार मिल रहा है। वो महिलाओं की बात नहीं करती, महिला सशक्तिकरण चल रहा है। वो गरीब की बात नहीं करती, गरीब यहाँ पे अपने जीवन को अच्छा जी रहा है। अब वो बात करेगी रावण ना जलने की, वो तीर कमान की बात है, क्योंकि हल्की राजनीति कांग्रेस कर रही है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। भजनलाल सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, विकास के मुद्दे पर चर्चा कांग्रेस नहीं करती, ना विधानसभा में करती है, ना बाहर करती है। और विकास के मुद्दे पे ही आप देख लीजिए मतदान होगा और 14 नवंबर को पूरा राजस्थान विकास के मुद्दे पर जीत का जश्न मनाएगा। ये मैं वादा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हमारा प्रत्याशी आपको आके बताएगा कि भाई इतने जीते और जनता की सेवा कर रहा हूं। इसमें भारती जी अब देखिए सवाल ये है कि आज कांग्रेस को एक साथ 4 प्रमुख चेहरों को खड़े करने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि संगठन सृजन अभियान में इन चारों के नाम पर अलग अलग नारे लगकर आपका वो संगठन सृजन से ज्यादा गुट सृजन अभियान बनता जा रहा है। तो आज 4 को आगे बताना पड़ा कि नहीं साहब, गुट सृजन तो नहीं है। लेकिन फिर ये आ जाता है कि प्रमोद जैन भाया किसके आदमी है, तो इसे लेकर तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो बना हुआ है। देखिए, जो वास्तविकता है उसमें हमारे पार्टी के चारों बड़े नेता वहां पहुंचे हैं। ये कांग्रेस की एकता का प्रतीक है। मैं ये बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने बयान बदलती रहती है, ये कहते हैं कि हमारा बड़ा परिवार है, हम सर्वे करते हैं, हमारी रीति नीति है, पर इस प्रत्याशी के चुनाव में मुझे कहीं भी ना तो कोई सर्वे नजर आ रहा है, आपके में भी नहीं है, प्रक्रिया नजर आ रही है, आपके में भी नहीं है, रीति नीति। आपने प्रमोद जैन भाया की पत्नी तक पर दांव खेलने की जरूरत महसूस नहीं की, आपके पास भी कुछ नहीं था। नाम पे चुनाव लड़ते हैं, कभी ओम बिड़ला जी के नाम पे, कभी वसुंधरा जी के नाम पे, अब इन्होंने कमल के फूल को हाथ में ले लिया है, अब ये उनके नाम पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब आप किसके नाम पर चुनाव लड़ेंगे? चुनाव की बात है, इनकी हट धर्म, हम विकास के नाम पे और वहां के स्थानीय मुद्दों के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। पर उसी सीट पर तो इस विकास के नाम पर 2 साल पहले आपको हरवा दिया जनता ने। उसी विकास के नाम पर 2 साल पहले आपको हराया है जनता में। विकास की योजना बना लेना और उसको धरातल पर नहीं उतारना, उसका क्रियान्वयन सही तरीके से न करना, उसकी मॉनिटरिंग सही तरीके से न करना, ये बीजेपी की आदत बन गई है। न तो युवाओं को नौकरी मिल रही है, न महिलाओं की सुरक्षा के बारे में ये बात करते हैं, न गरीबों की पेंशन। तो ये 4 चेहरे मिलकर विधानसभा में एक साथ नहीं जा सकते, ये 4 चेहरे मिलकर एक बड़ा आंदोलन प्रदेश में नहीं कर सकते, लेकिन अंतर सीट जीतने के लिए वहां पर एक मंच पर खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल एक मंच पर ही है। तो राजनीति हुई, आप अलग अलग समझ रहे हैं। आप पॉलिटिशियन हैं आप, और करेंगे क्या? बिल्कुल एक है और बिल्कुल अंता की 2,27,563 जनता निश्चित रूप से हमारे विधायक प्रत्याशी श्री प्रमोद जैन भाया को अच्छे मतों से विजय बनाने वाली है। ठीक है, ठीक है शोएब भाई। अब देखिए शोएब भाई, अब मसला क्या है कि बीजेपी जिस किसी को भी चुनेगी वो अंता से होगा, कांग्रेस जिस किसी को चुनेगी वो अंता से है, चुनेगी क्या, चुन ही चुकी है, वो अंता से है। नरेश मीणा खुद के लीडर हैं, स्वयंभू लीडर हैं, आप समझ रहे हैं, वो सिर्फ अपने लिए लड़ते हैं। उनको पिछले कई दिनों से हम सिर्फ खुद के लिए लड़ते देख रहे हैं, किसी किसी मुद्दे पर भी वो सिर्फ खुद का नाम चमका रहे हैं। अंता वालों ने लास्ट अंता के लिए उनकी क्या फाइट देखी? कोई सी नहीं। बड़ा अफसोस की बात है कि आप जब देख रहे हैं रायसर के अंदर अभी मर्डर हुआ था, सुसाइड हुआ था, वन विभाग वालों ने जो है मारा था, उसकी मारा भी, वहां पे नरेश मीणा गए, वहां पे इंसाफ दिलाया। उसके बाद जो है नगर फोर्ट के अंदर हुआ, वहां पे गए, वहां पे कराया। पिपलोदी के अंदर जो बच्चों का इंतकाल हुआ सरकार की नाकामी की वजह से, उनके लिए गए और सरकार ने जब मुआवजा ढंग से नहीं दिया तो अनशन करा। उसके बाद जो है वो बंदा जो है, पर शोएब भाई नरेश मीणा गलतियां कर देते हैं, उनको प्रदर्शन से किसी ने नहीं रोका। वो क्या करते हैं कि वो गलतियां कर बैठते हैं। अब या तो वो अपनी छवि वैसी बनाना चाहते हैं कि मैं रॉबिन हुड तो हूं,
लेकिन मैं मोगेम्बो वाला रॉबिन हुड हूं। ऐसे थोड़ी ना छवियां बनती हैं। आपको मैं ये बता दूं कि ना तो कांग्रेस और ना ही बीजेपी ये जनता के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। बड़ा हमें फख्र है कि हम लोग जो है जनता के लिए काम करते हैं। नरेश मीणा जनता के लिए काम करते हैं और आप जैसे लोग उनको रॉबिन हुड का नाम देते हैं, तो शुक्रिया आपका, आपने रॉबिन हुड को मैंने मोगेम्बो वाला रॉबिन हुड कहा सर, मैंने मोगेम्बो वाला रॉबिन हुड कहा। देखिए आपने जो भी कहा शुक्रिया आपका, मगर जनता जो है अंता की असली में जो है रॉबिन हुड खाएगी और हम जो है कांग्रेस और बीजेपी गालियां देने से भी नहीं चूकते। अभी थोड़े दिन पहले किसी अन्य चैनल पर बैठकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को गरिया रहे थे। देखिए ऐसा है कि कुछ फ्रस्ट्रेटेड जब इंसान हो जाता है तो जबान से निकल जाता है। तो भाई एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी को जनता क्यों चुने? और फ्रस्ट्रेटेड आदमी को चुनना तो ये तो तलवार की धार पे चलना हो गया। फ्रस्ट्रेटेड आदमी को चुनना तो तलवार की धार पे चलना हो गया शोएब भाई। जनता जी जनता को ये मालूम चल चुका है कि अगर हक की लड़ाई कोई लड़ रहा है तो वो नरेश मीणा और उसकी टीम लड़ रही है, और यही वजह है हमें पूरा उम्मीद है जनता से, अवाम से, कि वो हमें अपने आशीर्वाद से नवाजेगी। ठीक है, मैं जितेंद्र भाई के पास मैं क्लोजिंग कमेंट के लिए जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ एक बात और नरेंद्र कटारा जी आपसे ये पूछना चाहता हूं कि नॉमिनेशन फाइल करने की अंतिम डेट से पहले या काफी पहले आप प्रत्याशी देने कब वाले हैं? प्रत्याशी में कह दिया कमल का फूल है और हमारे पूरी संगठन ने काम चालू कर दिया है। हाँ। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सारा बताया कि हमारा चुनाव कैसा चल रहा है। हमारे वहाँ पे आप देखो, सुनो कब तक बताओ, कल बताओगे? 24 घंटे में आ जाएगा नाम हमारे। मैं कह रहा हूँ ना, आपके पास नाम आ चुका, कमल का फूल है और बहुत ही जनसेवक होगा, जिसने सेवा की हुई है ऐसा व्यक्ति होगा और अंता की सेवा करने वाला व्यक्ति आपको मिलेगा। एक छोटी सी चीज में कहना है, कांग्रेस वाली बहन ने मुझे कहा था कि भाई पैसे से चुनाव नहीं जीता जाता, लेकिन एक बात और बहुत आज समझ में आई और सुना कि कांग्रेस सही कह रही है, पैसे से चुनाव नहीं जाता, लेकिन कांग्रेस में पैसे से टिकट जरूर मिलता है। ये भैया को टिकट मिलने के बाद तय हो गया, ये गारंटी। चलिए ठीक है। अच्छा भारती जी, आप भी एक बार क्रॉस कर ही ले, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं जितेंद्र भाई के पास जा रहा हूँ। एक और पूछना चाहूंगा, गांव का नाम कौन सा है जिसको खाया था? केवल अनर्गल बयानबाजी करके हमेशा कांग्रेस के कंधे पर बंदूक रखकर आप लोग बात करते हैं। पैसे का प्रूफ दीजिए। आप उन पर जो एलिगेशन लगा रहे हैं उनका प्रूफ नहीं, सिर्फ ये नहीं लगा रहा है, कांग्रेसियों ने भी लगाया है, तो सरकार कांग्रेस के एक बहुत दिग्गज चेहरे ने लगाया है बिना बेबुनियाद और निरर्थक आधार पर। ठीक है जितेंद्र भाई, अब मैं जितेंद्र भाई, मैं हाँ 2 मिनट अब मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। जितेंद्र भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि मुकाबला त्रिकोणीय है। ठीक है, किसी की दावेदारी कम, किसी की दावेदारी ज्यादा और किसी की दावेदारी एवरेज। ठीक है, और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अल्टीमेटली जातिगत समीकरण ही वहां पर कोई ना कोई गुल खिलाएंगे। अब वो हाथ खिलाएंगे, फूल खिलाएंगे या नरेश मीणा का भविष्य खिलाते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन इस जो भी मैंडेट होगा उनको किन कैटेगरीज में हम एनालिसिस करें, वो कैटेगरीज आज सेट करके डिबेट क्लोज करेंगे। जितेंद्र भाई। बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल, आपकी बात में बहुत सारगर्भित बात छुपी हुई है, मैं उसको स्पष्ट करता हूं। ठीक है, आपने कहा कि अंतिम परिणाम जो डिसाइड होगा वो जातिगत समीकरण से ही होगा। 100%, 101% मैं एग्री करता हूं। ये बात सांगठनिक रूप से मजबूत बीजेपी को भी पता है। हाँ। तो जब उन्हें पता है तो उन्हें यह भी पता है कि वहां के जातिगत समीकरण एससी के, एसटी के, अल्पसंख्यकों के और अपने मालियों के वोटों का जब वो जातिगत समीकरण देखते हैं तो वो जाते हैं कांग्रेस के पक्ष में ऑन पेपर। हाँ। समझना जरा गहराई। हाँ। अब इसमें एक बहुत गजब की चाल नजर आ सकती है। कई बार आपने नाम सुना हो, तो फिर किया क्या जाए, इसका तोड़ क्या किया जाए। मुझे ये मेरी अपनी राय है, कोई व्यक्तिगत नहीं ले। मुझे इसमें ऐसी परिस्थिति में फिर नरेश जी का जो रोल है ना, वो एक शैडो उम्मीदवार तक सिमटता नजर आ रहा है। हो सकता है अब नरेश जी को जो वोट लेंगे वो सारे इस गणित में क्या है, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाले वोटर्स हैं। इसका मतलब बीजेपी ने अपना उम्मीदवार ना खड़ा करके भी एक शेर पहले ही छोड़ रखा है, ऐसा मुझे मेरी राजनीति कहती है। मुझे ऐसा लगता है कि उसका पूरा फायदा, मतलब बिना टैग के ये जो पूरा फायदा मिलने वाला है, ये फिर चुपके से बीजेपी के खाते में जाएगा इसी समीकरण की वजह से। बीजेपी की कई लोग ये सोच रहे होंगे फ्रस्ट्रेटेड वोटर्स और युवा वोटर्स और अग्रेशन की राजनीति के समर्थक कहां जाएंगे। ये वो लोग हैं जो सत्ता से भी फ्रस्ट्रेट हैं और विपक्ष
से भी फ्रस्ट्रेटेड है। तो जैसे कांग्रेस किसी जमाने में वो एक जो कहते हैं ना गैस निकालने का वो बनाया था अंग्रेजों ने, तो यहाँ नरेश जी की राजनीति उन सब वोटर्स को बीजेपी के विरुद्ध कांग्रेस के खाते में जाने से रोकने का एक बहुत दूरगामी चाल भी हो सकती है। ठीक है, तो अंतिम अब आप समझदार हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। हाँ, और मैं आपको बिल भेजूंगा, आपने जो ऐड किया है अपने पीछे नोटिस लगा के उसका। लेकिन तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।